वर्ष 2023 को यूनाइटेड नेशन ने मिलेट यानी कि छोटे धान्य फसलें जिसमें बाजरा, जवार, कोदो, रागी, मड़ुआ, सांवा, इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे अनाज आते हैं जो कि बहुत ही पौष्टिक होते हैं। भारत सरकार भी इस बात का संज्ञान लेते हुए जो लघु धान्य फसलों में मड़ुआ, रागी, बाजरा, जवार आता था, इनको पोषक अनाजों में चिन्हित किया है। बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च से ये भी सामने आया है, पहले जो हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा होते थे, मड़ुआ या रागी, कोदो, सांवा, ये सब जो है हमारे पोषण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खास करके इन सभी छोटे धान्य फसलों में, लघु धान्य फसलों में जैसे मड़ुआ हुआ, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, ग्लाइसिन की मात्रा कम होती है, जिससे कि ये धीरे धीरे पचते हैं और ज़्यादा अच्छा लाभ देते हैं हमारे शरीर को। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं जिससे कि हमारे हड्डी को और दांतों को मजबूती प्रदान मिलती है। हमारे जो हृदय है, हार्ट है, वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो ये खास करके जो है सो बहुत कारगर है। इसीलिए आज के डेट में जितने भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग हैं वो मड़ुआ को अपने खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। HDFC बैंक परिवर्तन के सहयोग से 20 माइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने पिछले वर्ष 80 एकड़ में 180 महिलाओं के साथ मड़ुआ की खेती की थी, और खूंटी महिला विकास प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत हमने मड़ुआ का आटा, मड़ुआ के आटा का कुकीज, पिज्ज़ा बेस, मड़ुआ के आटा का लड्डू वगैरह बहुत सारे सामान बना करके हमने अपने महिलाओं को बहुत अच्छा लाभ दिया है। और मड़ुआ की खेती कैसे करें, हमारे किसान भाई मड़ुआ की खेती से कैसे लाभ उठाएं, इसके ऊपर ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत आसान है इसकी खेती करना, और आज मड़ुआ का रेट भी जो है सो धान से और गेहूं से दुगना तो कम से कम जरूर ही मिल रहा है। कुछ लोग तो थोड़ा इसका साफ सफाई करके, पैकेजिंग करके, थोड़ा वैल्यू एडिशन करके 100 से 150 रुपया किलो तक जो है सो मड़ुआ को बेच रहे हैं। तो क्यों ना हमारे किसान भाई और हमारे किसान भाइयों के द्वारा चलित FPO भी इस नई रीति जो आई है मड़ुआ को खाने का, मड़ुआ को अपने भोजन में जरूर इस्तेमाल करने का, उससे लाभ कमाएं। सभी किसान भाइयों को फोरेस्ट की तरफ से शिशिर रंजन का बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए अब हम मड़ुआ की खेती के बारे में चर्चा करते हैं। मड़ुआ एक बहुत ही अच्छा फसल है, और जो हम बोलते हैं CRA क्लाइमेट रिजिलियंस एग्रीकल्चर, यानी कि जलवायु अनुकूल मौसम के हिसाब से मड़ुआ एक बहुत ही उत्तम अनाज है। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो सकती है, और हमारे बिहार झारखंड में जो बलुआही दोमट मिट्टी है, जो ऊपरी ज़मीन है जहाँ पानी कम होता है, जहाँ और ख़ास करके जहाँ हमारे यहाँ जो बारिश होती है और बीच बीच में लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, तो मड़ुआ एक बहुत ही ऐसा फसल है जो पानी के प्रति सहनशील है। बहुत दिन तक पानी नहीं होगा तो भी बहुत अच्छा है, पानी हुआ तो थोड़ा बहुत पानी जो है वाटर लॉगिंग जमा हो गया खेत में पानी, तो उसको भी ये संभाल सकता है। तो इस तरह का फसल है मड़ुआ। इसीलिए हम बिहार झारखंड में कोई भी जो पुअर सॉइल बोलते हैं, जो कि सॉइल मिट्टी जो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत फर्टाइल नहीं होता है, उसमें भी हम मड़ुआ की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मड़ुआ की खेती हम अमूमन साल में बहुत बार कर सकते हैं। बहुत अच्छा फसल है ये। कुछ लोग तो मई जून से ही, अप्रैल मई से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो सबसे उत्तम हम बिहार झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि जैसे धान की खेती हम खरीफ सीजन में करते हैं, मड़ुआ की खेती भी हमको खरीफ सीजन में करना चाहिए। और मड़ुआ की खेती जैसे हम बताए किसी भी तरह की मिट्टी में हो सकती है, तो लेकिन मिट्टी को तैयार करना होता है। मिट्टी तैयार करने के लिए क्या करते हैं,
उसके पहले हम सोचें कि हम कैसे मरुआ लगाना चाहते हैं। तो मरुआ लगाने के लिए जो है सो दोनों तरीका है संभव। आप सीधे बीज की बुआई भी कर सकते हैं या जो है सो धान के जैसा आप रोपा भी कर सकते हैं। तो दोनों में अच्छा है, और रोपाई बिल्कुल ज़्यादा अच्छा है। मगर बहुत सारे किसानों के पास, जिनके पास सुविधा नहीं है या मिट्टी नहीं है या वैसा उपलब्ध नहीं है साधन, तो सीधा बीज बुआई भी कर सकते हैं। और बीज बुआई में भी आप दो तरीके से बीज बुआई कर सकते हैं। कैसे करते हैं बीज बुआई? एक तो आप जो है सो सीधा जो है सो छींटा मार देंगे। तो छींटा मारेंगे तो थोड़ा सा बीज उसमें से ज़्यादा लगेगा, 5 से 6 किलो बीज लगता है। बहुत छोटा छोटा बीज होता है, इसलिए बीज ज़्यादा नहीं चाहिए, 5-6 किलो। और अगर ऐसे छींटने में मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा सा हम लोग उसको 5-6 किलो को 1 एकड़ में के हिसाब से मैंने बताया, तो 1 एकड़ में 5-6 किलो छींटने में मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा जो है सो मिट्टी ले करके उसको पाउडर भुरभुरा बना लें और उसमें मिला करके और फिर हम छींटते हैं, तो बराबर से हमारे खेत में पूरा उतना छींटा जाता है अच्छा से। दूसरा तरीका है सीधे लाइन में बुआई। ड्रिबलर आता है, ड्रिबलिंग मशीन भी आती है, ट्रैक्टर के पीछे भी आप मशीन लगा के ड्रिबलिंग से कर सकते हैं। लेकिन लाइन से में या सीधे लाइन बना करके उसमें भी आप बीज डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। उसमें थोड़ी सी 1-8 किलो बीज कम लगती है, 4 से 5 किलो बीज में जो है सो अगर हम बीज बुआई लाइन में बीज बुआई करें तो 4-5 किलो में बीज हमारा काम चल जाता है। और दूसरा जो तरीका है रोपा का, तो रोपा में भी हम जो है सो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो धान के जैसा पानी, खड़े पानी में जो है सो हम लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। उसमें भी हम बहुत बार क्या करते हैं, मेड़ बना करके एक साथ साथ लगाते जाते हैं। हम दिखा रहे हैं आपको पीछे, जैसे आप देखते जा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि सूखे खेत में भी आप जो है सो छेद कर करके और बिचरा डाल सकते हैं और बाद में आपको सिंचाई करना हो, जैसे बच्चे लोग पीछे लगा रहे हैं, तो उस तरह से आप खेत में, सूखे खेत में भी जहाँ पानी का कमी है, पानी उतना खेत में नहीं हुआ है, बारिश उतनी नहीं हुई है, आपके खेत में पानी खड़ा नहीं आप कर पाए हैं, तो आप सूखे खेत में भी बिचरा डाल सकते हैं। और उसके बाद लेकिन सिंचाई जरूरी होगा बिचरा लगाने के बाद। और पहले जो हम बताए बीज भी लगाने के बाद सिंचाई जरूरी होगा, क्योंकि बीज फूलेगा पानी में और फूलने के बाद ही उसमें से जर्मिनेशन होगा। या अगर आपको लगता है कि बारिश होने वाली है, आपने मौसम में देख लिया कि अभी हम बीज डाल देंगे और बारिश हो जाएगी, तो आपको सिंचाई की बचत हो जाएगी, सिंचाई पे जो खर्चा होगा सिंचाई करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बीज डालने के बाद या बिचरा रोपने के बाद एक सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है। अमूमन हम 4 से 5 दिन में बिचरा सिंचाई करते हैं। तो आइए हम जानें कि खेत तैयारी कैसे करते हैं। मैंने बताया खेत तैयारी हम उस हिसाब से करेंगे जिससे कि हमको, जैसे कि जिस विधि से हमको बीज लगाना है या बिचरा लगाना है। तो अगर आप बीज लगाना चाहते हैं तो बीज लगाने के लिए आपको जो है सो सूखा खेत होना चाहिए। उसको आप 2 बार आरे चौड़े दोनों साइड से, 2 बार ऐसे और 2 बार ऐसे आरे चौड़े 2 बार आप जो सो ट्रैक्टर से या हल से खेत की जुताई कर लें, मिट्टी हल्का कर लें, मिट्टी भुरभुरा होना चाहिए। तो और उसके बाद आप बिचरा अगर छींट दें, अगर लाइन में लगाना है तो उसमें आप लाइन लगा लीजिए और उसके बाद लाइन में पीछे 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 डाल दीजिए। अगर आप ड्रिबलर से कर रहे हैं, हैप्पी सीड ड्रिल से कर रहे हैं, तो आप जो है सो मशीन में ऊपर बीज डाल देंगे और वो अपना जो है सो ट्रैक्टर चलेगा तो पीछे पीछे लाइन में उचित दूरी पे आपका जो है सो बीज गिरते चला जाएगा। और बीज लगाने के बाद अगर आप सीधा छींटा कर रहे हैं बीज, तो आपको पाटा चलाना बहुत ज़रूरी है। बीज जो है सो अमूमन ऊपरी सतह से 3 से 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नीचे नहीं करना। छोटा छोटा बीज है, ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो निकलना मुश्किल होगा। और जब छींटा पार रहे हैं आप, बीज जो है छिड़काव करके आप जो है लगा रहे हैं, तो एक बार छिड़काव के बाद पाटा जरूर डाल दीजिए जिससे कि बीज ढक जाए। और बीज ढक जाएगा, उसके बाद सिंचाई होगी, पानी होगी, बरसात होगी, जैसे भी आप सिंचाई करें तो आपका जो है सो जर्मिनेशन होगा। यही ध्यान रखते हैं। आजकल स्प्रिंकलर भी बहुत लोगों को मिल गया है, अलग अलग लोगों को, तो स्प्रिंकलर से भी अगर करते हैं तो ज़मीन में कम से कम 5 से 6 इंची 7 इंची जो है सो मिट्टी में पानी भीगना चाहिए। क्योंकि उतना नीचे पानी जब भीगेगा ना तो अनाज भी, जो बीज है वो भीगेगा और जड़ नीचे जाएगा तो जड़ को भी पानी मिलेगा। तो उतना बहुत ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है, वो फिजूल हो जाएगा हमारा खर्चा। तो 5 से 6 इंची का पानी हम दें जिससे कि हमारा 2 से 3 सेंटीमीटर पे हम बीज लगाए हैं, बीज का जड़ नीचे जाएगा गीला मिट्टी में और बीज को
सिंचाई के लिए पानी मिलते रहे। ये तो हुआ आपका अगर आप बीज को सीधा खेत में लगा रहे हैं। दूसरा तरीका है रोपाई। अगर रोपाई कर रहे हैं तो रोपाई करने के लिए हमको छोटे छोटे नर्सरी बनाने होते हैं। लंबा तो जितना भी हो, लेकिन चौड़ा इतना होना चाहिए कि बीच में अगर घास वास हो गया तो इस तरफ से और उस तरफ से हम दोनों तरफ से उसमें से घास निकाल सकें। तो इसलिए हम बोलते हैं कि चौड़ाई जो है सो 2 मीटर हो और लंबा आपका खेत जितना लंबा उसके हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। खेत की तैयारी जब आप कर रहे हैं, चाहे सीधा बीज बुआई करना है या आपको रोपा के लिए जो है सो नर्सरी तैयार करना है मड़ुआ के लिए, तो उसमें आप गोबर का खाद जरूर डालें। अगर आप सीधा बुआई कर रहे हैं तब तो आपको जो है सो 25 टन मतलब 4 से 5 ट्रैक्टर जितना भी आप गोबर का खाद दे सके प्रति एकड़ के हिसाब से, तो 4 से 5 ट्रैक्टर ट्रेलर गोबर का खाद आप सीधा जो है सो खेत में छिड़काव कर दें। जो रोपा के लिए भी तैयार करेंगे उसमें भी आपका गोबर का खाद जो है सो उसी हिसाब से डालेंगे जिस खेत में आप रोपाई कर रहे हैं। लेकिन जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं, नर्सरी में भी आपको 150 से 200 किलो जो है सो गोबर का खाद जो है सो जितना में आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें आपको देना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पौधे जो हैं बहुत स्वस्थ होंगे। जब आप बिचरा डालेंगे तो बिचरा 20 से 25 दिन में जो आप बिचरा डालेंगे तो आपका बहुत अच्छा बिचरा तैयार होगा गोबर की खाद दे देने से, और वो आप फिर तैयार करके रोपाई करेंगे। तो आइए, जब हम गोबर की खाद डालने की बात किए हैं तो साथ ही साथ रासायनिक उर्वरक क्या डालना है इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। और चूंकि हम बात कर रहे हैं कि मड़ुआ हमें ऐसे खेतों में लेते हैं जहां की उर्वरता शक्ति कम होती है, पुअर सॉइल होता है, अपलैंड्स होता है, तो ऐसे में हमें जो है सो थोड़ा बहुत रासायनिक खाद जरूर डालना चाहिए। एकड़ के पीछे हम जो है सो अंतिम जुताई के समय गोबर के खाद के साथ ही 40-45 किलो यूरिया, 15 से 20 किलो फॉस्फेट, 10-15 किलो पोटास डालना चाहिए हमें। और ये तो हुआ लगाने के समय। और जब हम पौधा मेरा 1-1.5 महीने का हो जाता है तो 40-45 किलो यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से फिर हम डाल देंगे, तो हमारे खेतों में मड़ुआ का उत्पादन बहुत अच्छा आएगा। तो ये तो हुआ जब हम सूखे खेत में या डायरेक्ट सीड सोइंग कर रहे हैं या बीज बुआई डायरेक्ट कर रहे हैं छींटा के मार्फत या लाइन सोइंग कर रहे हैं। जब हम रोपा कर रहे हैं तो रोपा में भी हमको अंतिम जुताई के समय ऐसे ही करना चाहिए अगर हम सूखे खेत में रोपा कर रहे हैं। अगर हम खेत में कादो करके धान के जैसा रोपा कर रहे हैं तो फिर हम यूरिया नहीं देंगे, फिर हम जो है 40 से 45 किलो DAP देंगे, जिसमें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का जरूरत पूरा हो जाएगा। और 10 से 15 किलो पोटास जो है सो एकड़ के हिसाब से दे देंगे, ज्यादा खाद इसमें लगता नहीं है। और इसमें भी हम 1-1.5 महीने के बाद वही 40 से 45 किलो यूरिया दोबारा छिड़काव कर देंगे, तो इससे हमारा जो है सो मड़ुआ का उत्पादन काफी अच्छा हो जाएगा। आगे हम चर्चा करते हैं, जब हम रोपाई के तरीके से, रोपाई के विधि से मड़ुआ को लगा रहे हैं तो मड़ुआ को यह ध्यान रखना है कि 15 से 20 दिन में रोपाई कर देना चाहिए। मड़ुआ के साथ एक बहुत अच्छा खास बात है, मड़ुआ के लिए कोई जरूरी नहीं है कि खेत में पूरा पानी जमा है तभी आप रोपाई कर सकते हैं। धान के लिए बहुत बार यही होता है कि हम बरसात का इंतजार कर रहे हैं, खेत में पानी जमेगा तब हम कादो कर सकेंगे, तब हम रोपाई करेंगे। तो मड़ुआ आप सूखे भी खेती कर सकते हैं, सूखे में भी आप रोपाई कर सकते हैं, बाद में सिंचाई कर दीजिए, बाद में जो है सो पानी बारिश हो गया तो थोड़ा पानी भी है तो भी आपका मड़ुआ रहेगा। बहुत ज़्यादा कीचड़ और बहुत ज़्यादा गीला पानी जमा होने का ज़रूरत नहीं है। तो ये इसीलिए हम बोलते हैं कि झारखंड में या बिहार में जहाँ ऊंची ज़मीन है, जहाँ पे पानी कम होता है, पानी कम लगता है, वहाँ के लिए मड़ुआ बहुत अच्छा है। तो आप और 15 से 20 दिन इसलिए हम बोलते हैं कि वो बहुत ही आइडियल होता है। जितना डिले करते हैं धान में आपको ऊपर से काटना पड़ता है या फिर 2-2, 3-3 आपको बिचरा डालना पड़ेगा। मड़ुआ में चूंकि हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना पानी का इंतजार करना है, 15 से 20 दिन में आप आराम से एक बिचरा एक दूरी पे लगा सकते हैं। ध्यान यही रखना है, अगर सीधे बीज लगा रहे हैं तो उसमें भी 20 से 25 सेंटीमीटर का दूरी कम से कम होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर रखते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर तक तो हमको बीच में चलने में, निकाई गुड़ाई करने में, खरपतवार निकालने में वो अच्छा रहता है। इसी तरह से जब रोपा भी कर रहे हैं तो रोपा में भी आप लाइन बना लीजिए और 20 से 25 सेंटीमीटर का दूरी आइडियल है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब 1 फीट से ज़्यादा का दूरी मत रखिएगा। और एक लाइन में बीज अगर लगा रहे हैं तो बीज,
और अगर क्या कहते हैं सीधा रोपाई कर रहे हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे का दूरी भी 10 से 12 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखिए। अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर दे दो लाइन के बीच में 20-25 तो 15 सेंटीमीटर कर सकते हैं। अगर 30 सेंटीमीटर कर दिए क्या कहते हैं 1 फीट का दूरी बना रहे हैं 2 लाइन के बीच में तो 10-10 सेंटीमीटर बहुत होता है 2 पौधे के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी एक खेत में, चाहे आप रोपा कर रहे हैं चाहे आप सीधा बीज डाल रहे हैं खेत में। तो आइए हम जानते हैं मरुआ की किस्मों के बारे में। मरुआ में बहुत सारी किस्में हैं जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर से और साथ ही साथ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची से भी निकले हैं। उन्नत किस्मों में HR 374, PES 400, PES 176, KM 65, VL 146 ये सारी किस्में 100 से 105 दिन की हैं और 105 से 115 दिन में VL मरुआ 315, GPU 28 ये सारी किस्में आती हैं। कम की दिन की जो किस्में हैं वो उन लोगों को बोलते हैं जो किसान समय से रबी में गेहूं लगाना चाहते हैं और गेहूं चूँकि 15 अक्टूबर से लगाने का समय हो जाता है तो कम दिन की किस्म होगी तो हमारा मरुआ जल्दी तैयार हो जाएगा और खेत से तैयार होकर बाहर निकल जाएगा तो समय से किसान गेहूं लगा सकते हैं। इसके साथ ही 115 से 120 दिन की किस्में आती हैं जो कि VL मरुआ 324, A 404, PR 202, JNR 852, चिल्का ये सब अलग अलग किस्में हैं। और भी किस्में हैं जैसे अक्षय, PS 110, PR 202, MR 374, GPU 45, VR 708 और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से भारतवर्ष में अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशनों से निकली हुई ये सारी किस्में हैं। आपको जो किस्म आपके जगह पे किसान से सर्टिफाइड दुकान मिल जाता है या दुकानों से सर्टिफाइड बीज मिल जाता है वो पौधे लगाने के बाद और बीज लगाने के बाद आइए हम बात करते हैं सिंचाई। मरुआ में चूंकि हम शुष्क खेती करते हैं और गर्मी दिन का फसल है तो एक सप्ताह में 5 से 7 दिन में जो है सो हमको सिंचाई जरूर करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है। मरुआ में खड़ा पानी देने का जरूरत नहीं है, बहुत कीचड़ करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा लाइट एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन जो बोलते हैं कि 1 सप्ताह 7 दिन में हम बारिश देते, बारिश अगर होते रहता तो बहुत अच्छा बात है। अगर बहुत दिन तक बारिश नहीं हुआ है तो 7 दिन में 5 दिन में हम बारिश की ये सिंचाई करते हैं। लेकिन ये जैसे मैंने बताया क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, शुष्क खेती के लिए तो ये सहनशील है। 10-15 दिन बारिश नहीं होगा, सिंचाई नहीं मिलेगा तो इसको समस्या नहीं है, ये पौधा सूखेगा नहीं। तो ये खासियत है। लेकिन हम ज़्यादा पैदावार के लिए बोल रहे हैं कि 5 से 7 दिन में सिंचाई रेगुलर करते रहना चाहिए, उसको प्यासे नहीं रखना चाहिए पौधे को। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वैसे ही मौसम के लिए, वैसे ही मिट्टी के लिए, वैसे ही जलवायु के लिए मरुआ ये हमारा बना है। अब हम चर्चा करेंगे निकाई गुराई के बारे में। मरुआ में शुरुआती 25-30 दिन तक खरपतवार की समस्या आएगी। उसके बाद चूँकि आपको बताएं 8 से 10 सेंटीमीटर पे जब पूरा मरुआ अपने जन्म जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है तो उसमें खरपतवार की समस्या नहीं आएगी। तो खरपतवार निकालने के लिए सबसे अच्छा होता है वो साइकिल वाला जो वीडर है मैनुअल, वो कोई भी चला सकता है। अब महिलाएं भी चला सकती हैं, बच्चे भी चला सकते हैं, आप पुरुष भी चला सकते हैं उसको। वो या और भी ड्राई लैंड वीडर्स आते हैं वो आप चला सकते हैं। आजकल बैटरी ऑपरेटेड वीडर भी हैं तो वो भी आप चला सकते हैं, जिसको आप घर में जाके बिजली से रिचार्ज कर लेंगे और वो जैसे मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर होता है उसी तरह से उसमें भी एक्सीलेटर होता है और स्पीड आप जैसा चाहें उस हिसाब से आप उससे भी मरुआ की खेती में आप ये वीडिंग कर सकते हैं। तो वीडिंग खरपतवार निकालना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि हमारा फसल बहुत अच्छा रहे, फसल का मरुआ का ग्रोथ बढ़वार अच्छा हो, स्वस्थ हो पौधा, मजबूत पौधा हो। क्योंकि स्वस्थ और मजबूत पौधा होगा तो उसका दाने भी अच्छे आएंगे, ज़्यादा आएंगे और किसी खरपतवार से उसका भोजन के लिए, पोषक तत्व के लिए, मिट्टी में या पानी के लिए या हवा के लिए जो है सो कंपटीशन नहीं होगा। तो इसलिए खरपतवार निकालना हमेशा, कोई भी फसल हो उसमें खरपतवार निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मरुआ में भी हमको 1-2 बार खरपतवार निकालना चाहिए। एक और चीज़ किसान बहुत चिंतित रहते हैं किसी भी फसल की खेती में और वो होता है कीट व्याधि नियंत्रण। क्या कीड़े लगते हैं? तो कीड़े मरुआ में लगते हैं जैसे अमूमन फसल में लगते हैं और 1-2 बीमारी भी लगती है। ऐसा कोई खास बीमारी नहीं लगती है मगर मैं चर्चा करूंगा बीमारियों के बारे में। मगर कीड़े भी लगते हैं और उसमें कुछ कहीं कहीं तना छेदक लगता है,
कहीं कहीं लाही लगता है, और लाही मड़ुआ में जड़ में लाही लगता है जो सोख के उसको सुखा देता है, रस चूस के सुखा देता है। तो ये सब का समस्या है। और एक दो और कीड़े हैं, जैसे आपका टिड्डा होता है, टिड्डा खा जाता है, या जब मड़ुआ में फूल आने लगा और अनाज दाने बैठने लगे तो रस चूसक होते हैं जो कि दूध उसका चूसने लगते हैं, तो मड़ुआ में दाना नहीं भर पाता है। तो इस तरह के 5-6 कीड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि बहुत ज़्यादा कोई कीड़ा इसमें परेशान नहीं करता है। और चूंकि हम स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, जो मड़ुआ सब लोग ऑर्गेनिक में खेती करना चाहते हैं, तो बिवेरिया और मेटारिजियम जब आप अंतिम जुताई कर रहे हैं, और अंतिम जुताई के साथ जब आप ट्रैक्टर से 4-5 ट्रैक्टर खाद डाल रहे हैं गोबर का, तो उसमें एकड़ के हिसाब से 1.5 से 2 किलो बिवेरिया और 1.5 से 2 किलो मेटारिजियम डाल दीजिए। मेटारिजियम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेटारिजियम वैसे तो दीमक के लिए होता है, और चूंकि हम ऊपरी पठारी इलाके में बात कर रहे हैं, वहाँ पे दीमक की समस्या होती है। कई बार दीमक हमारा दाना ही खा गए, जो बीज डाले हैं तो वही नहीं हुआ। तो वो सबसे बचाने के लिए मैं मेटारिजियम बोलता हूँ। तो आप बिवेरिया, मेटारिजियम और वर्टिसलेम, ये तीनों का 1.5-2 किलो अगर गोबर की खाद में अंतिम जुताई के साथ मिला के डाल देते हैं, तो आपको किसी भी कीड़े से, कीट व्याधि से कोई भी समस्या नहीं होगी। और साथ ही ट्राइकोडर्मा जरूर डालना चाहिए। ट्राइकोडर्मा 1-2 बीमारी को बचाता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बीमारी होती नहीं है मड़ुआ में, लेकिन डाल देने से हमें सुविधा रहता है, हम बचा लेते हैं, अपने आप को कोई समस्या नहीं आएगी। मड़ुआ अब हमारा तैयार हो गया है, और मड़ुआ तैयार होने में हम कभी कभी 2 बार भी हमको कटाई करना पड़ता है, एक बार में नहीं होता है, क्योंकि पूरा मड़ुआ एक साथ पकता नहीं है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें हड़ा जो है उसको नहीं करें। और जैसे ही मड़ुआ हमारा भूरा होने लगे, उसको हमको ऊपर से काट लेना चाहिए। तो कचुआ से हम ऊपर ऊपर काटते जाते हैं जो भूरा होते गया है, और उसको फिर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और जो हरा है 1 सप्ताह 10 दिन दोबारा लगता है, तो दोबारा काट लीजिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि दाना अगर पक गया और दाना फिर झड़ के खेतों में गिरने लग गया तो फिर बेकार हो जाएगा। पूरा भूरा होकर के जब होने लगेगा तो चिड़िया उड़ियाँ भी आकर के उसको खाने लगेंगी। तो इसीलिए हमको मड़ुआ में 2 बार हमको काटना पड़ता है, जैसे तैयार होते रहे। और लास्ट में आपका पूरा तैयार नहीं भी हुआ है तो हम काट करके रख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको फिर मेहनत हो जाएगा उसको। लेकिन सुखाना अच्छा से चाहिए। मड़ुआ को हमको रखते हैं, और ख़ास करके मड़ुआ गर्मी में बहुत खाते हैं, गर्मी के लिए मड़ुआ बहुत अच्छा होता है। तो जाड़े दिन में आप उसको अच्छे से सुखा करके रखिए, जिससे कि नमी जो है 10% से कम आए। जब 10% से कम हो जाता है नमी किसी भी अनाज में, तो उसमें कीड़े कम लगेंगे, वो कोई फंगल डिजीज नहीं होगा, वो सड़े गलेगा नहीं, और वो आपका ज़्यादा दिन तक जो है सो आप उसको रख करके खा सकते हैं या बेच सकते हैं, जैसा आप जिस पर्पज़ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप इसकी खेती कर रहे हैं। तो इस तरह से मड़ुआ की खेती कर आप सब लोग अधिक से अधिक लाभ कमाएं। और जिनको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे जो हमारा नंबर आ रहा है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमसे हमारे फोरेस्ट संस्था से जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए HDFC बैंक की वी स्माइल प्रोजेक्ट के तहत हम लेकर के आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़िए और मड़ुआ की खेती कर लाभ कमाइए। धन्यवाद।